हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से जीएनजी 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यूनिट 9 स्टार्ट किया था। यूनिट 9 में हम लोगों ने देखा था कि एजेंसी होती क्या है, प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, कितने तरीके की एजेंसीज होती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उतना आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो यूनिट 9 अपनी आखिरी यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो उसको फटाफट से करेंगे, उसको खत्म, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं यूनिट 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ एजेंसी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, सेक्शन 188 एंड 189। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, देखो, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम किया है, भले ही फ्रॉड किया हो, गलती से किया हो, इंटेंशनली किया हो, नॉन इंटेंशनली किया हो, थर्ड पार्टी के लिए लाइबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल की अराइज होती है। मेरी बात समझ में आई। अगर एजेंट को जिस काम के लिए ऑथराइज किया गया है उस काम को करने में उसने कुछ भी गड़बड़ करी, कुछ भी गलत किया, तो थर्ड पार्टी के लिए हमेशा प्रिंसिपल लायबल होगा। लेकिन हाँ, अगर उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के कुछ भी गलत किया तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। तो एक बार फटाफट से देखते हैं सेक्शन 188 एंड 189, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। देखिए, द एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल ओनली इफ ही एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। अगर वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है, द एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी एक्सप्रेस और implied is determined by the nature of the act, the business he is appointed to do, things which are incidental to the business are usually done in the course of such business। देखो, एजेंट्स की अथॉरिटी का पता कैसे चलेगा। सेम वही चीज है, एजेंट की अथॉरिटी का पता एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया? एक्सप्रेस का मतलब जहां पर साफ सुथरी बात करके, लिख करके, बोल करके, शब्दों का इस्तेमाल करके एजेंट की अथॉरिटी को डिस्क्राइब किया गया हो। दूसरा, इंप्लाइड कैसे होगा? इंप्लाइड का मतलब होगा सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस और बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कैसे होंगे? जैसे अगर मान लो कि प्रिंसिपल ने एजेंट को किसी काम को करने के लिए अपॉइंट किया और उस काम को करने के लिए कुछ काम करने जरूरी हैं। जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला, जाओ तुम जयपुर चले जाओ और जयपुर से जाकर के पेमेंट ले आओ। बस इतना कह करके उसने फोन काट दिया। अब वो जयपुर पैदल तो जाएगा नहीं, बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, किसी ना किसी तरीके से तो जाएगा ना। यानी कि वो अपने आप ऑथराइज हो गया टिकट बुक कराने के लिए। यानी वो अपने आप ऑथराइज हो गया टिकट बुक कराने के लिए। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि तुम्हें दुकान का सामान बेचना है, अब दुकान का सामान ऐसा है कि जिसको आपको पॉलिथीन या पॉली बैग में रख करके बेचना होता है। अब पॉलिथीन खत्म हो गई, एजेंट गया पॉलिथीन लेकर के आ गया। क्यों? क्योंकि पॉली बैग बेचने के लिए जरूरी है। तो ऐसा कोई भी काम जो एजेंट को अपने काम को करने के लिए जरूरी है, तो जो नेसेसरी है, जो नेसेसरी वर्क है, कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी वाले काम को करना चाहता है तो उसके लिए यह काम करना भी जरूरी है, तो उस काम को करने के लिए भी एजेंट ऑथराइज माना जाता है। मेरी बात समझ में आई ना? तीसरा, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी विल इंक्लूड एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इट आउट। सेम वही चीज है जो मैंने बताई। एवरी लॉफुल थिंग जस्टिफाइड बाय वेरियस कस्टम ऑफ ट्रेड इन एन इमरजेंसी। बिल्कुल, इमरजेंसी में अगर कहीं पर काम करने का तरीका या कस्टम हमारे ऐसे कहते हैं कि भाई हाँ ये काम किया जा सकता है, तो वो काम such acts for the purpose of protecting the principal from loss will be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। तो अगर कोई इमरजेंसी अराइज हो गई है, वहां पर ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी कि एक नॉर्मल समझदारी दिखाते हुए आदमी जैसे अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश करता है, वैसे ही अगर कोई भी पर्सन प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था इंप्लाइड एजेंसी में, है ना, एजेंसी इन इमरजेंसी या एजेंसी बाय नेसेसिटी, जरूरत की वजह से एजेंसी वहां पर क्रिएट हो रही है, तो वहां पर भी एजेंट को ऑथराइज्ड माना जाएगा और एजेंट की अथॉरिटी माना जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, एजेंट्स अथॉरिटी इज गवर्न बाय टू प्रिंसिपल इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एंड इन इमरजेंसी। एन एजेंट हु हैज अथॉरिटी फॉर सेल ऑफ गुड्स मे रिपेयर इट इफ नेसेसरी। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि अगर किसी काम को करने के लिए एजेंट को ऑथराइज किया है
तो उसके कोलेट्रल में, उसके सबऑर्डिनेट में, यानी कोई काम ऐसा है जो करना जरूरी है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो ऑथराइज्ड हो जाता है। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल हैं, एक मैं आपको बता देता हूं। ए इज एम्प्लॉयड बाय बी रेसाइडिंग इन यूके टू रिकवर द मुंबई अ डेट ड्यू टू बी। तो ए ने बी को अपॉइंट किया कि भाई बी के कुछ पैसे थे जो मुंबई में बचे हुए थे, मुंबई में उसको रिकवर करने थे, तो ए ने बी को ऑथराइज किया कि भाई जो भी पैसा है वो तुम उसको रिकवर करो। तो ए में अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द डेट। तो भाई जब ए को ऑथराइज किया गया है कि ए पैसे रिकवर कर सकता है, तो अब पैसे रिकवर करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग करना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि मारपीट करके पैसे निकाल लेंगे, नहीं, लीगल प्रोसीडिंग करना जरूरी है। तो लीगल प्रोसेस करने के लिए भी ऑटोमेटिकली वो ऑथराइज माना जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू सब एजेंट, सेक्शन 190 से 193 तक सब एजेंट होता कौन है? सब एजेंट होता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने अपने नीचे एक और एजेंट अपॉइंट कर दिया, उसको बोला जाता है सब एजेंट। तो अगर अकॉर्डिंग टू प्रोविजन देखें या अकॉर्डिंग टू रूल देखें, सब एजेंट अलाउड नहीं होता है, सब एजेंट अलाउड नहीं होता है। सब एजेंट के किए गए काम के लिए कभी भी प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। देखो जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने अपने नीचे एक और एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है, तो वैसे तो एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, लेकिन यहां पर रूल कहता है कि भाई सब एजेंट जैसा कोई भी बंदा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो अगर किसी भी प्रिंसिपल ने किसी भी एजेंट को अपॉइंट किया है तो उसके अंदर कुछ स्किल होगी, कोई नॉलेज होगी, कुछ तो खास बात होगी, तभी तो एक आदमी ने अपने किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे बंदे को हायर किया है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगी, तभी तो मैंने आपको हायर किया है। लेकिन अब पता चला आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे बंदे से कर रहे हो, मुझे क्या पता कि उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो यहां पर लॉ ये कहता है कि भाई अगर किसी ने किसी को अपना काम डेलीगेट किया है तो वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, वो आगे उसको डेलीगेट नहीं कर सकता। तो अब यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया, तो सब एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, नॉट लायबल। मेरी बात समझ में आई? सब एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। दूसरा, अब अगर देखो तुम टेक्निकली तो सब एजेंट को अपॉइंट कौन कर रहा है? एजेंट। और एजेंट अपने काम को करने के लिए, भाई प्रिंसिपल ने एजेंट को अपना कोई काम दिया तो अब एजेंट का वो खुद का काम हो गया है ना, एजेंट को वो काम करना चाहिए, लेकिन वो काम करने के लिए किसी दूसरे बंदे को हायर करे। तो अगर देखो तो अब ये प्रिंसिपल बन गया और ये इसका एजेंट हो गया, यानी इसके किए गए काम के लिए लायबिलिटी किसकी होगी? इसकी। सब एजेंट अगर कुछ भी गड़बड़ करता है तो सब एजेंट के किए गए काम के लिए कौन लायबल होगा? एजेंट लायबल होगा, प्रिंसिपल कभी भी लायबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सब एजेंट अपना रेम्यूनरेशन, अपना कमीशन या जो भी उसको बेनिफिट होना था, क्या वो अपना बेनिफिट प्रिंसिपल से क्लेम कर सकता है? आंसर इज नो, प्रिंसिपल से क्लेम नहीं कर सकता। भाई जब आप ऑथराइज ही नहीं हो, आपके किए गए काम की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं आपको रेम्यूनरेशन क्यों पे करूं? तो यहां पर सब एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, ना ही रेम्यूनरेशन के लिए प्रिंसिपल की कोई भी लायबिलिटी बनेगी। गॉट इट? देखते हैं एक बार। तो प्रिंसिपल डेलीगेटस एक्ट वर्क, एजेंट फर्दर डेलीगेटिंग, ये हो गए सब एजेंट। अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, तो बेस्ड ऑन द लैटिन प्रिंसिपल, लैटिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। इसका मतलब क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को अपना काम डेलीगेट किया है तो वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, वो आगे उसको डेलीगेट नहीं कर सकता। देखो जनरल प्रिंसिपल, an agent cannot lawfully employ another to perform act which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally। तो अगर पर्सनली आपको कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए आप किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते। सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है, लेकिन कब?
unless by the ordinary custom of trade or a सब एजेंट में और फ्रॉम द नेचर ऑफ एजेंसी। अगर एजेंसी का नेचर है, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, अगर कस्टम ऑफ ट्रेड कहते हैं कहीं किसी काम को करने का तरीका ही यही है कि वो सब एजेंट के थ्रू होता है। जैसे आप मान लीजिए आप किसी सीए के यहाँ गए रिटर्न फाइल कराने के लिए, अब सीए के यहाँ बहुत सारे आर्टिकलशिप होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल्स क्या करते हैं, आर्टिकल्स वहां पर अपना काम सीखते हैं, आप भी करोगे, आप भी जब सीए इंटर पास हो जाओगे तो आप भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करोगे, कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप ले जाओगे, तो क्या होगा, सीए के पास में कोई काम आएगा तो सीए आपको डेलीगेट कर देगा ना, मुझे रिटर्न फाइल करना है, मैंने अपना काम डेलीगेट किया सीए को, सीए ने आपको दे दिया, ये वैलिड है, ये वैलिड है। काम करने का तरीका ही यही है। सीए के पास तो हजारों लोगों के काम होते हैं, सीए क्या करता है, आर्टिकल्स को देता है, आर्टिकल तभी तो सीखते हैं, तो यहां पर काम करने का तरीका ही यही है। तो अगर कहीं पर कस्टम ऑफ ट्रेड ये कहता है कि भाई सब एजेंट के थ्रू काम होगा तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं पर अगर नेचर ऑफ एजेंसी है, नेचर ऑफ एजेंसी ऐसी है जहां पर सब एजेंट को अपॉइंट करना मजबूरी है, सब एजेंट के थ्रू ही काम होगा, तो फिर वहां पर वो ट्रांजेक्शन 100% वैलिड होगा। ठीक है, वहां पर सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है। अब देखो एक्सेप्शन जहां पर एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक, देखो, इफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कॉन्टेम्पलेटेड इट, अगर कहीं पर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय ही दोनों लोगों ने इस बात को डिसाइड कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर लिया कि वहां पर एजेंट के पास में पूरी अथॉरिटी होगी कि अगर एजेंट चाहे तो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस में ही लिखा हुआ है तो फिर वहां पर सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरा, कस्टम ऑफ द ट्रेड में प्रोवाइड फॉर सच अपॉइंटमेंट इन बोथ दीज केसेस द सब एजेंट वुड बी ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। और इन दोनों ही केसेस में सब एजेंट को फिर एजेंट की तरह से ट्रीट किया जाएगा, फिर सब एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल भी होगा, सब एजेंट के रेम्यूनरेशन के लिए, कमीशन के लिए भी प्रिंसिपल लायबल होगा, है ना। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, बिल्कुल, अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है, अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है तो फिर उस सिचुएशन में वहां पर क्या होगा, वहां पर जैसा कि मैंने बताया कि फिर वहां पर सब एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी अराइज होगी। देखो, द प्रिंसिपल इज विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन is bound and responsible for the acts of such sub agent, फिर वहां पर थर्ड पर्सन के लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी अराइज होगी, जैसे as if he were an agent of originally appointed, वहां पर बिल्कुल ऐसे ही माना जाएगा जैसे यही ओरिजिनल एजेंट है। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिल्कुल एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रिंसिपल के लिए। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, अगर सब एजेंट कुछ भी करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल के लिए एजेंट की अथॉरिटी होगी। सब एजेंट की लायबिलिटी प्रिंसिपल के लिए क्या होगी, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल, सब एजेंट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट के लिए, क्यों, क्योंकि उसको अपॉइंट किसने किया है, एजेंट ने किया है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग को छोड़ करके, है ना, बाकी सारे केसेस में। आगे देखते हैं, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, पहले वाले में क्या था कि भाई अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर अपॉइंटमेंट किया तो फिर वहां पर प्रिंसिपल की लायबिलिटी थर्ड पर्सन के लिए बनती है, लेकिन अगर कहीं पर विदाउट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट हुआ है तो फिर क्या होगा, द एजेंट स्टैंड्स टूवर्ड्स सच पर्सन इन द रिलेशन ऑफ अ प्रिंसिपल टू एन एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट बोथ टू द प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पर्सन, तो फिर वहां पर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के लिए भी होगी और थर्ड पर्सन के लिए भी होगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एजेंट वहां पर क्या बन करके काम कर रहा है, एजेंट वहां पर प्रिंसिपल बन गया, क्यों, क्योंकि उसने विदाउट एनी अथॉरिटी सब एजेंट को अपॉइंट किया है, तो सब एजेंट के लिए एजेंट क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के लिए भी होगी और थर्ड पार्टीज के लिए भी होगी। द प्रिंसिपल is not represented by or responsible for the act of sub agent, the sub agent is not responsible to the principal at all, बिल्कुल सब एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल के लिए, he is answerable only to the agent, वो केवल और केवल
एजेंट के लिए आंसरेबल होगा, कभी भी प्रिंसिपल के लिए नहीं होगा। डन है यहां तक? आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। मिस्टर ए अ करियर agreed to carry 60 bags of cotton waste from Morbi to भावनगर by truck। तो मिस्टर ए ने एक ट्रांसपोर्ट वाले को अपॉइंट किया, ठीक है, 60 बैग्स ऑफ कॉटन ले जाने के लिए मोरबी टू भावनगर। अब मिस्टर ए, नहीं सॉरी, मिस्टर ए ने अपॉइंट नहीं किया, मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया, यानी कि ये एजेंट है ना। मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया है 60 बैग्स ऑफ कॉटन ले जाने के लिए मोरबी टू भावनगर, लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए आस्क्ड मिस्टर बी अनदर कैरियर। मिस्टर ए ने क्या किया, किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले को ऑथराइज कर दिया, यानी ये एजेंट थे तो इन्होंने दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले को अपॉइंट कर दिया, तो ये क्या हो गए, ये हो गए सब एजेंट। मिस्टर बी क्या हो गए, ये सब एजेंट हो गए। अब गुड्स जो है वो रास्ते में, गुड्स को नुकसान हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी किसी भी वजह से रास्ते में गुड्स डैमेज हो गए, तो यहां पर लायबिलिटी किसकी होगी, यहां पर लायबिलिटी होगी ए की। जब ए को एजेंट बनाया गया था तो ए ने अनऑथराइज तरीके से बी को हायर किया, बी कौन हो गए, सब एजेंट हो गए, और बी के किए गए काम के लिए लायबिलिटी किसकी होगी, एजेंट की होगी। तो यहां पर ए की ही लायबिलिटी होगी, भले ही इट वॉज प्रूव दैट मिस्टर बी वॉज द कैरियर, भले ही ट्रांसपोर्ट वाले मिस्टर बी थे, लेकिन लायबिलिटी किसकी होगी, लायबिलिटी होगी ए की। डन है, आगे देखते हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है जब प्रिंसिपल की कंसेंट ले करके, प्रिंसिपल को बता करके, या एजेंट ने प्रिंसिपल को खुद ही सजेस्ट किया है कि भाई इस काम को करने के लिए इस बंदे को हायर कर लिया जाए, या प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला है कि भाई तुम इस किसी बंदे को हायर कर लो ये काम करने के लिए, तो उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक अलग चीज हो गई, सब एजेंट एक अलग चीज हो गई। सब एजेंट अलग है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वैलिड है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल हमेशा लायबल होगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को बिल्कुल एजेंट की तरह से ट्रीट करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के रेम्यूनरेशन कमीशन के लिए भी प्रिंसिपल की लायबिलिटी बनेगी। जैसे सपोज करो मिस्टर ए रहते हैं मान लीजिए यूएस में, एक मिस्टर बी के केयर टेकर है, मतलब मिस्टर बी की एक प्रॉपर्टी है, उसके एक केयर टेकर है, ठीक। तो अब वहां पर मिस्टर बी क्या हो गए, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी के एजेंट हो गए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि यार इंडिया में कोई बंदा देखो, ठीक है, और उसके थ्रू ये प्रॉपर्टी को बेचना है। उसने कहा ठीक है, उसने किसी का नाम मिस्टर ए को सजेस्ट किया, मिस्टर ए ने उसके बारे में पता लगाया, मिस्टर ए ने कहा ठीक है इसको बोल दो कि ये प्रॉपर्टी बिकवा दे। तो अब यहां पर क्या है कि मिस्टर ए की कंसेंट लेकर के उनका केयर टेकर एक किसी तीसरे बंदे को हायर कर रहा है जो उस प्रॉपर्टी को बिकवाने का काम कर रहा है। यहां पर मिस्टर बी क्या हो गए, वो हो गए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ठीक है। तो देखो पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। बिल्कुल प्रिंसिपल की नॉलेज में भी होता है और प्रिंसिपल की कंसेंट भी होती है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर नॉट सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर एजेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल। बिल्कुल इनको प्रिंसिपल के एजेंट की तरह से ही ट्रीट किया जाता है। तो जो एजेंट के राइट्स हैं, जो एजेंट की ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। आगे देखते हैं। अब देखो रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। देखो वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ द बिजनेस। उस पर्टिकुलर काम के लिए उसको प्रिंसिपल का एजेंट ही माना जाएगा। ऑफ द एजेंसी इज इंटरेस्टेड टू हिम, जो काम उसको करने के लिए दिया गया है उस काम के लिए वही प्रिंसिपल का एजेंट माना जाएगा। कल को अगर उसने कोई भी गड़बड़ करी तो उसके लिए एजेंट लायबल नहीं होगा, क्योंकि कंसेंट तो प्रिंसिपल ने दी है ना, तो उसके किए गए काम के लिए एजेंट लायबल नहीं होगा। वहां पर लायबिलिटी अराइज होगी हमेशा प्रिंसिपल की।
आगे देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आमिर डायरेक्ट्स बद्रीनाथ हिज लॉयर टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन। तो आमिर ने अपने वकील को यानी कि बद्रीनाथ को बोला कि भाई ऑक्शन के थ्रू मेरा घर बिकवा दो, घर को सेल करना है। अब ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करना है तो ऑक्शनीर को भी तो हायर करना पड़ेगा। तो ऑक्शनीर क्या हो गया? ऑक्शनीर हो गया सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनीर फॉर द पर्पस, बद्रीनाथ नेम्स चमन एन ऑक्शनीर टू कंडक्ट द सेल। तो यहां पर बद्रीनाथ ने चमन का नाम सजेस्ट किया, ठीक है। तो यहां पर चमन क्या है? चमन सब एजेंट नहीं है, बट इज एज एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ द सेल। यहां पर वो ए के एजेंट के तौर पे काम करेगा गुड्स को, सॉरी घर को बेचने के लिए, है ना। आगे देखो, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। यार देखो, ये चीज तो है, अगर एजेंट प्रिंसिपल को सजेशन दे रहा है किसी को हायर करने के लिए, किसी को अपॉइंट करने के लिए एज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, तो यहां पर उसको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। यहां पर उसको प्रॉपर इंक्वायरी करके प्रॉपर एक परफेक्ट बंदे का नाम सजेस्ट करना पड़ेगा। अगर यहां पर उसने लापरवाही करी तो फिर गलती एजेंट की मानी जाएगी। देखो, इन सेलेक्टिंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case। जैसे मैं अपने केस के लिए किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करता, तो ठीक मुझे वैसे ही बंदा प्रिंसिपल के लिए भी सजेस्ट करना चाहिए, है ना। एंड इफ ही डज दिस ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। और अगर वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस को फॉलो करता है, समझदारी से करता है, सही बंदे का नाम सजेस्ट करता है, तो फिर वहां पर उसके सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के किए गए काम के लिए वो कभी भी लायबल नहीं होगा। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द एजेंट्स। तो डन है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंश इंस्ट्रक्ट विजय अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम। तो अजय ने विजय को, जो कि एक मर्चेंट था, उसको बोला कि भाई शिप खरीदनी है। विजय हायर्स अ शिप सर्वेयर। अब विजय ने क्या किया? एक शिप सर्वेयर हायर किया। उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी थी शिप को सेलेक्ट करने के लिए, तो उसने अपने हिसाब से एक सही बंदे को सजेस्ट किया क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी थी। लेकिन सर्वेयर ने क्या किया? द सर्वेयर मेक्स द चॉइस कैजुअली एंड द शिप टर्न्स आउट टू बी अनसी वर्दी। यहां पर लेकिन सर्वेयर जो था उसने थोड़ा सा लापरवाही से काम किया और यहां पर शिप उसने ऐसी ली जो कि काम की नहीं थी एंड इज लॉस्ट। विजय इज नॉट बट द सर्वेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू द अंश। तो यहां पर विजय लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी तरफ से तो सही बंदे को बोला। अब वही बंदा लापरवाही कर दे तो ये प्रिंसिपल की किस्मत। तो अब यहां पर प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एजेंट का बस यही काम है कि सही बंदे का सजेशन देना, सही बंदे को सजेस्ट करना, है ना। अब यहां पर बेटा डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड एजेंट। तो इसको एक बार पढ़ लेना। हालांकि डिफरेंस अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तो भी कोई भरोसा नहीं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो इसको एक बार कर लेना, ठीक है। कोई भी पॉइंट ना आए तो फिर पूछ लेना। हाँ, अब देखो नेक्स्ट आता है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। अब एजेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं, एजेंट की ऑब्लिगेशन क्या होती है? तो सबसे पहले ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने उसको जो काम करने के लिए ऑथराइज किया है, जिस काम को करने के लिए रखा है, तो उसकी सबसे पहली ड्यूटी होती है कि उस काम को एग्जीक्यूट करे। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। हर एक बात प्रिंसिपल की नॉलेज में होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखे प्रिंसिपल के साथ में। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। किसी भी तरीके का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। कंडक्ट बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने कोई भी डायरेक्शन दिए हैं, कोई भी काम करने का तरीका बताया है, तो एजेंट की यह ड्यूटी होती है कि प्रिंसिपल के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करे। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो। उसका भी फायदा है, प्रिंसिपल का भी फायदा है, अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि अपना फायदा पहुंचाए या प्रिंसिपल का, तो इस तरीके का कभी भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होना चाहिए। ड्यूटी टू रेमिट
सम, अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर कुछ भी पैसा उसको मिला है, कुछ भी अमाउंट उसको मिला है, तो इसकी ड्यूटी होती है कि वो पैसा रेमिट करे, यानी कि प्रिंसिपल को दे। और ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, तो प्रॉपर केयर और उसकी स्किल की वजह से प्रिंसिपल ने उसको हायर किया है, तो प्रॉपर अपनी स्किल्स को यूज करे और कोई भी काम प्रॉपर केयर के साथ में करे, है ना। तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए 3 एग्जाम्पल दिए गए, एक मैं बता देता हूं, 2 आप लोग एक बार देखिएगा खुद से, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं, अजीत एन एजेंट इज एंगेज्ड फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ बी। तो अजीत यहां पर एजेंट हो गए जिनको अपॉइंट किया था बी के बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इन विच इट इज कस्टम टू इन्वेस्ट मनी एट हैंड फॉर इंटरेस्ट। तो यहां पर काम करने का जो कस्टम था वो ये था कि भाई हाथ में जो भी कैश आया है तो वो घर में रखे रखे कैश में कोई फायदा तो होगा नहीं, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्ट करना है। इफ अजित ओमिट्स टू मेक सच इन्वेस्टमेंट, तो अब अगर काम करने में कस्टम ही यही है, तरीका ही यही है कि वहां पर हमें जो भी कैश आया उसको इन्वेस्ट करना है, तो अब यहां पर अजीत ने अगर कोई भी गलती करी, कोई भी लापरवाही करी इन्वेस्टमेंट करने में, तो यहां पर उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बी को, यानी कि अगर जो भी नुकसान हुआ है इंटरेस्ट का, जो भी इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है उस इंटरेस्ट को इंडेमनीफाई करेगा एजेंट, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल ड्यूटीज से रिलेटेड है, 2, 3, 4, है ना। एक बार इसको पढ़िएगा, अगर कोई भी एग्जाम्पल बेटा ना आए, सारे के सारे प्रोविजन पे बेस्ड हैं, जो प्रोविजन आपने पढ़े हैं, जो भी एग्जाम्पल ना आए कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राइट्स ऑफ एन एजेंट। तो जैसे एजेंट की ड्यूटीज होती हैं वैसे ही एजेंट के पास में कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ अधिकार भी होते हैं। तो एक बार फटाफट से देखते हैं एजेंट के राइट्स क्या हैं। सबसे पहले राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। तो सबसे पहले तो भाई प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसके पास जो भी सम आया है, कोई भी अमाउंट आया है, तो वो उसको रिटेन कर सकता है। इवन अगर उसको अपना रेम्युनरेशन लेना है, उसने कोई भी एक्सपेंस किए हैं, तो उन एक्सपेंस को अपने रेम्युनरेशन को रिकवर करने के लिए वो उस अमाउंट पे लीन पे भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी पैसा मिला है तो उसको वो रिटेन कर सकता है। राइट टू रेम्युनरेशन, अब एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई रेम्युनरेशन, कोई ना कोई कमीशन, कोई ना कोई इंसेंटिव ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी एजेंट का राइट होता है। एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एजेंट को कोई भी पैसा लेना है प्रिंसिपल से, भले उसने प्रिंसिपल के किए गए काम को करने के लिए उसने कुछ पैसे खर्च किए हों, उसने खुद के अपनी पॉकेट से पैसे खर्च किए हों, या उसका जो रेम्युनरेशन मिलना था वो प्रिंसिपल उसको नहीं दे रहा है, तो उसको रिकवर करने के लिए वो प्रिंसिपल के अमाउंट को या प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, ये उसका राइट है। राइट टू इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट, एजेंट ने अगर कोई भी लॉफुल काम किया है, उसमें अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसको वो इंडेमनीफाई कर सकता है। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ, बिल्कुल अगर कोई भी काम उसने गुड फेथ में किया है, अच्छी इंटेंशन के साथ में किया, अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, प्रिंसिपल को फायदा पहुंचाने के लिए, अगर अच्छी इंटेंशन के साथ में उसने किया है, ठीक है, तो वहां पर भी अगर उसका कोई भी नुकसान होता है, कुछ भी एक्सपेंस होता है, तो उस अमाउंट को भी वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम प्रिंसिपल। तो ये सारे के सारे आपके राइट्स होते हैं एजेंट के, जैसे ड्यूटीज वैसे ही राइट्स। आगे देखते हैं, तो आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर भी 5 एग्जाम्पल है। मैंने एग्जाम्पल इसमें जानबूझ करके बहुत डाले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। पहला वाला एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो, आशु एम्प्लॉयज बी टू रिकवर ₹1 लाख फ्रॉम सी। तो आशु ने बी को हायर किया, बी को अपॉइंट किया सी से 1 लाख रुपए रिकवर करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ बीज मिसकंडक्ट द मनी इज नॉट रिकवर्ड। लेकिन बी के मिसकंडक्ट की वजह से, यानी कि एजेंट के मिसकंडक्ट की वजह से वो पैसा रिकवर नहीं हो पाया। तो यहां पर क्या बी को रेम्युनरेशन मिलना चाहिए? नहीं, रेम्युनरेशन उसको तभी मिलेगा जब उसने प्रॉपर तरीके से काम किया है। अगर उसने कोई भी नेग्लिजेंस दिखाई है, कोई भी लापरवाही करी है, या उसके किए गए काम से उल्टा प्रिंसिपल को फायदे की बजाय नुकसान हो गया,
तो फिर वहां पर एजेंट को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ना ही उसके पास में ये जो अभी हम लोग राइट्स पढ़ करके आ रहे हैं, ना ही उसके पास में वो राइट्स होंगे। तो यहां पर बी इज एंटाइटल्ड टू नो रेम्यूनरेशन फॉर हिज सर्विसेज बट मस्ट मेक गुड द लॉस। उसकी लापरवाही की वजह से प्रिंसिपल को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाए तो उस नुकसान के लिए भी एजेंट लायबल होगा और वो प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो यहां पर हम लोगों ने इसको किया एग्जाम्पल को, ये 4 एग्जाम्पल हैं, इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे ही केस लॉ बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना है, जो ना समझ में आए उसको पूछना है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। तो अब प्रिंसिपल की लायबिलिटी है, तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। सेक्शन 226 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये पूरी की पूरी यूनिट 9 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो अब अपने पास में टाइम भी कम है, तो इसके बाद में हम लोग उठाएंगे सोगा, सोगा के बाद में पार्टनरशिप, फिर कंपनी लॉ, एलएलपी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और फाइनली हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, हम लोगों का रिवीजन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो बस आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी। सीए का बच्चा कहां पर फेल होता है? सीए का बच्चा फेल होता है अपने जोश को मेंटेन करने में, वो चीजों में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, वो कंफ्यूज रहता है। तो आपको क्या करना है, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में सारी क्लासेस देखनी है जीएनजी की, पूरे जोश को मेंटेन करना है। आपको लगता है कि आपको कोई मोटिवेट करने के लिए आएगा, कोई समझाने के लिए नहीं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। कंसिस्टेंट रहना है अपने एग्जाम तक फोकस करना है पढ़ाई पे, तो कोई भी लापरवाही एक्सेप्टेबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ में नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।